नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज का हमारे इस वीडियो में। और आज आपकी इस वीडियो में बात करने वाले मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको पूरा फ्रेम वाइज बता देता हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग को पढ़ना कैसे, कौन से टॉपिक से जो सिर्फ आपको पढ़ने हैं। देखिए, मुझे पता है जब हम फर्स्ट टाइम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं एक बहुत ही डिफरेंट वाइब होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन लिटरली मानिए कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको कवर करना ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड पोर्शन होता है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जिसके बड़े सवाल बनते हैं। तो हम इसे इजीली कवर कर सकते हैं और हर लोग इसमें पास हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रिंसिपल फोकस किन चीजों पर करना है, कैसे इसको कवर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और जितने भी मेरी तरह से टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो सारी भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग को पढ़ने निकलो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो शुरू की यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फाइव्थ यूनिट, 5 यूनिट्स को आप स्किप कर सकते हो, सीधा छठी यूनिट से स्टार्ट करना। देखिए, इसमें जो ये 5वीं यूनिट है इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, मतलब कि जितनी कितनी भी हम साइकेट्रिक की बीमारियां पढ़ेंगे उन सबके इलाज क्या क्या है। तो देखिए, जब सबसे पहले हम बीमारियां पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इलाज क्या है। तो मेरा मानना यह है कि भाई जब हम पहले बीमारियों को पढ़ लें उसके बाद अगर हम इस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और शुरू की जो 4 यूनिट है वो थोड़ी सी बोरिंग करने वाली यूनिट है। अगर आप इनसे स्टार्ट कर दोगे तो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत बोरिंग लगेगा। यकीन मानिए छठी यूनिट से बहुत मजा आता है। अब देखिए, तो हमेशा आपको शुरुआत करनी है 6 यूनिट से, जहां पे जो पहला सवाल है वो आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में फर्क क्या होता है, और ये डिफरेंस के सवाल यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे पहला बड़ा सवाल बनता है वो बनता है सिजोफ्रेनिया का। आपका कैसा भी कोई भी पेपर हो, सिजोफ्रेनिया का एक सवाल पक्का आएगा। और सिजोफ्रेनिया में पूछता क्या क्या है, वो डेफिनेशन पूछ लेता है, उसके टाइप्स और उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, यहाँ के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उनको पूछ लेता है, 4A सिम्टम्स को जरूर पूछता है, 4A सिम्टम्स को जरूर पूछता है। देन मेन है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए, साइकेट्री के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट जब भी आप लिखते हो तो मैंने इसका एक कंबाइंड वीडियो पहले भी डाल रखा है, बहुत ही ट्रिक वाला वीडियो है। बाकी आर श्रीवानी की जो बुक है उसके अंदर बेस्ट मैनेजमेंट दे रखा है। देन आती है इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। और अगर हम अगर हम बात करें सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। मैं आगे आपको ट्रीटमेंट के अंदर भी बता दूंगा। तो एंटी साइकोटिक ड्रग को यहीं पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। एंटी साइकोटिक ड्रग को यहीं पढ़ लेना। और यहीं इसी के साथ एक टॉपिक और कवर होता है, इन्हीं का साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ईपीएस करके। ये दोनों टॉपिक और ये तीनों टॉपिक सिजोफ्रेनिया बहुत बहुत मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सबसे कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको तो बहुत ही अच्छे से करना है। आगे चलते हैं, अगली यूनिट बनती है मूड डिसऑर्डर से। और मूड डिसऑर्डर मेनली देखिए 2 टाइप होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर भी इनको बोलते हैं। इसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन आता है, मेनिया और डिप्रेशन। हालांकि डिप्रेशन के बारे में एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। अब तक हमने देखा है सिजोफ्रेनिया और डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर। अब हमें पढ़ना है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर भी एक ऐसा सवाल है जो हमेशा आपको एग्जाम में दिख रहा है, चाहे कैसे ही घुमा फिरा के आए, चाहे वो डिप्रेशन में सुसाइड से जोड़ के लाए, पर एक सवाल आपको पक्का दिखेगा, पूछेगा क्या क्या। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही कवर कर लेनी है, टाइप क्या क्या होते हैं इनके। मेनिया वर्सेस डिप्रेशन, मेनिया और डिप्रेशन में क्या फर्क है, यहीं पे आप चीजें पढ़ोगे। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। मेनिया के क्या क्या स्टेजेस होती है, जो एक्सेलेशन, एक्टेसी, यूफोरिया, ये सब। डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है, सुसाइड से कैसे प्रिवेंट करना है, सुसाइड प्रिवेंशन, या फिर इसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, जो आर श्रीवानी की बेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सब कुछ पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्सेट एग्जाम। ज्यादा मैं क्या बोल, नॉर्सेट यूनिवर्सिटी वाले इसको उठाते हैं लेकिन इतना नहीं उठाते हैं, नॉर्सेट वाले जरूर उठाते हैं। यहाँ से यूनिवर्सिटी में ज्यादा कुछ नहीं आता, 100 नोट्स आता है ज्यादा से ज्यादा। PASAD, पसाड, इसकी फुल फॉर्म होती है साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। इसके अंदर हम जितने कितने भी ड्रग्स हैं उन सब का एब्यूज होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, चाहे अल्कोहल है, हेरोइन है, ओपियोइड्स है, इनके एब्यूज के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। तो जो साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर वाली यूनिट है उसके अंदर हमने सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़नी है, एब्यूज क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़नी, टॉलरेंस क्या होता है उसका मतलब समझना, डिपेंडेंस का मतलब समझना है, विड्रॉल का मतलब समझना, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब। पहले तो इन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना, क्योंकि इनका सवाल आएगा तो तुम घूम फिर जाओगे। तो इसलिए ये 6 टर्मिनोलॉजीज अगर क्लियर हुई तो आपका आगे का एग्जाम भी अच्छा होगा, नॉर्सेट वगैरह भी बढ़िया होगा और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा होगा। बट अब कोई पूछे कि भाई मेरे पास तो बहुत कम टाइम है यूनिवर्सिटी के लिए, तो कुछ मत करना, तो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और एल्कोहल विड्रॉल पढ़ लेना।
90% चांसेस ऐसा रहता है कि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ एल्कोहल के बारे में पूछते हैं कि एल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, एल्कोहल विड्रॉल हो रहा है, इसके बारे में बता दो। और इसी को घुमा फिरा के भाई इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो थेरेपी यूज करते हैं, डाइसल्फिराम थेरेपी या एंटी एब्यूज थेरेपी, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये चीज यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कभी कभी बहुत 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 रेयरली अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तो ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल के बारे में पढ़ो, ठीक है, ये आगे काम आएगा। हाँ, आगे ये पूछ सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ पर्सन विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर ऑल ट्रीटमेंट मॉडल क्या क्या है। जैसे इसके अंदर क्या आता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप, ये सब आते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बारीकियों से पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन ये वाला जो पॉइंट है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और एल्कोहल विड्रॉल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनको भी एक बार आप नजरों से बाहर निकालना, अच्छे टॉपिक से। आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपन पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। अब देखिए, बात करूं यूनिवर्सिटी की तो बहुत ही छोटा सवाल आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत कम पूछता है, लेकिन नॉर्सेट वालों का ये फेवरेट रहता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि जितने कितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उनकी लिस्ट नॉर्सेट के हिसाब से तैयार करना, नाम देख लेना। यूनिवर्सिटी में बहुत कम चांस है कि पूछ जाए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में पूछा गया तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन पूछेगा। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके नाम पूछ लेगा, उनकी डेफिनेशन पूछ लेगा। और अगर फिर भी वो एडवांस चला गया तो एंटी सोशल पर्सनालिटी के बारे में पूछेगा। या फिर बाकी अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो जितने कितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है उनकी डेफिनेशन पढ़ लेगा और उनके साइन एंड सिम्टम पढ़ लेना। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछेगा। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपका बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहेवियर और चाइल्डहुड डिसऑर्डर। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, ये पीडिया में भी सेम यूनिट थी, ओनली फॉर क्लासिफिकेशन देखना है बिहेवियर डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं, ठीक है। और उनके अंदर 2 या 3 को एक्सप्लेन करके देख लेना, जिसमें पाई का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म, ये 3 एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं इसलिए। बट यहाँ एक और टॉपिक है बिहेवियर डिसऑर्डर में आईक्यू, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है भी, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिहेवियर डिसऑर्डर का आपको क्लासिफिकेशन देखना है, इससे ज्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, 2-3 है इनको देख लेना, बाकी सारों के बस नाम देख लेना कि क्या क्या होता है भाई, इनका मतलब समझ लेना, बट आपका काम इनसे हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। यहाँ से एक बड़ा सवाल बनने की गुंजाइश है। यहाँ पे 3 चीज आती है, डेलीरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक डिसऑर्डर। एमनेसिया वाले पॉइंट से बहुत कम पूछते, सवाल आता है डेलीरियम और डिमेंशिया का, और इसमें भी आप बस अगर डेलीरियम वर्सेस डिमेंशिया पढ़ लो तो आपका 90% काम हो जाएगा। डेलीरियम और डिमेंशिया में डिफरेंस पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अगले यूनिट पे चलते हैं, साइकेट्रिक इमरजेंसी और क्राइसिस इंटरवेंशन। इससे भी बड़ा सवाल नहीं आता, आपको सिर्फ साइकेट्रिक इमरजेंसी की लिस्ट पढ़नी है कि कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है। आप नाम से भी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। और उसके अंदर एक है सुसाइड, जो हम डिप्रेशन में भी डिस्कस करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। एक टॉपिक पढ़ लेना क्राइसिस इंटरवेंशन, इसके स्टेप क्या होता है, प्रिंसिपल टेक्निक क्या होता है। छोटा सवाल आता है हमेशा बस शॉर्ट नोट्स में, बट कभी कभी ये दे देते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक्स आना अच्छी बात है, मतलब जरूरी है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी जो लिस्ट है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लीगल एस्पेक्ट या लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ की लीगल एस्पेक्ट, तो देखिए थोड़ा बहुत बस शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, लीगल एस्पेक्ट क्या क्या होता है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ एक्ट या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इन दोनों में से एक सवाल आता है। मेरे टाइम पे तो दोनों ही आ गए थे और बहुत बोरिंग ये प्रोग्राम है, ठीक है, आप पढ़ लेना इसके अंदर क्या क्या हुआ था, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, इनका मेन गोल क्या क्या था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो मेंटल हेल्थ एक्ट और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें भी मेंटल हेल्थ एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगली एक 14 नंबर की लास्ट यूनिट आपकी आती है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बहुत बहुत रेयरली ही इसका कोई सवाल आता है यूनिवर्सिटी में, आप छोड़ भी दोगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ आएगा तो ये आएगा शॉर्ट नोट्स ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज रोल इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब मेंटल हेल्थ को ठीक करने में कम्युनिटी वाली नर्स का क्या रोल है। और इससे भी ज्यादा अगर पूछ ले तो मेंटल हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सी ये पूछेगा, बट ये ऐसे कुछ खास यूनिट नहीं है, बहुत ही कम सवाल आते हैं। अब बात करते हैं, ये आपकी सारी यूनिट्स खत्म। अब जो 5 यूनिट्स बच गई थी शुरू की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से जो 5 यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज लगभग आधी साइकेट्री की कवर करती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अब देखिए क्या है कि जब आप सारी डिजीज पढ़ लोगे तभी तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पढ़ने में मजा आएगा। अब पढ़ो, यहाँ पे डिटेल में पढ़ो। पहले पढ़ लेना ईसीटी के बारे में, देन एंटीसाइकोटिक थेरेपी और
ईपीएस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर जितने कितने भी दूसरे फार्मा, वो कई बार है ना एक बड़ा सवाल दे देता है साइको फार्मेकोलॉजी करके, या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इन साइकेट्रिक। तो यहाँ पे आपको एंटी साइकोटिक भी पढ़नी पड़ती है, एंटीलाइटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, एंटी डिप्रेसेंट भी पढ़नी पड़ती है। बट देखिए बड़ी चीज में अगर पढ़ना चाहो तो एंटी साइकोटिक पढ़ लेना, बाकी छोटे छोटे फॉर्म में एंजियोलाइटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट पढ़नी है आपको। ठीक है, और एंटी साइकोटिक अच्छे से पढ़नी है। बाकी देखिए बिहेवियरल थेरेपी के बारे में अलग से सवाल आ जाता है। बाकी कई बार कितनी कितनी साइकोलॉजिकल थेरेपीज है उनके नाम पूछ लेता है, तो कम से कम प्लीज नाम तो जरूर ध्यान रखना कौन कौन से थेरेपी है, जैसे प्ले थेरेपी, मैरिज थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो यहाँ पे सीबीटी भी बहुत कम बट कभी कभी पूछ लेता है, बट बिहेवियरल थेरेपी इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, मोर इंपॉर्टेंट। आगे बाकी थेरेपियों के नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, जो शुरू की 3 यूनिट है थोड़ी सी बोरिंग है, लेस इंपॉर्टेंट मतलब कि आगे के हिसाब से थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली यूनिट्स होती है। बट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सवाल एक पक्का आता है बड़ा। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पढ़नी है पहली यूनिट में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, और रोल और फंक्शन देखने हैं मेंटल हेल्थ नर्स के। आगे देखिए सेकंड यूनिट से थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आईसीडी का क्लासिफिकेशन है वो देखना है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है वो पढ़ना है। देन आगे चलते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट, जिसमें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है इसके बारे में ढंग से पढ़ना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट आपके वाइवा वगैरह में बहुत कम आएगी। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो प्रीवियसली पढ़े थे, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो पढ़ने हैं, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एमएमएससी है, इसका शॉर्ट नोट्स जरूर आ जाता है। अगला चलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जब उसके पास ऐसा होता है कि भाई बच्चे को बहुत ज्यादा लिखवाना है, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और आईपीआर जैसे टॉपिक दे देता है। सबको आते हैं, सब लिख के आते हैं इनमें, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखनी है, टेक्निक्स देखनी है, आईपीआर क्या होता है ये देख लेना, ये 3 पढ़ लेना। एक जोहारी विंडो है, इसका रिव्यू भी दे रखा है, बट आप चाहो तो देख लेना, अगर बहुत अच्छे बच्चे हो तो देख लेना। बाकी ये 3 टॉपिक कर लोगे तो बहुत है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स कर लेना और आईपीआर की फेजेस देख लेना बस, वो भी आपने भाई पहले सीईटी और फंडामेंटल में इतनी बार पढ़ी है। अब देखिए कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ आपकी कॉपी देख के भी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो बेटर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन के तरीकों पे मैंने बहुत ही अच्छे फुल डिटेल वीडियो बना रखे हैं, लाइव वाले सेक्शन में देखना। नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत अच्छे बनाना, साइकेट्रिक में नर्सिंग डायग्नोसिस हर किसी को नहीं आते और ये थोड़े से अलग होते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बना रखा है। अगला जो भी नोट्स है, कहीं नहीं मिले अच्छे नोट्स तो स्लाइड शेयर से नोट्स पढ़ना। अगला है प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी, मैं ये चीज पूरे में मेंशन नहीं किया हूं, साइकेट्रिक की स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है। आप कोई भी टीचर पढ़ाएगा साइकेट्रिक को स्टार्ट ही टर्मिनोलॉजी से करेगा, सो ध्यान रखना। आर श्रीवानी देख लेना या फिर कोई अच्छी बुक देख लेना या स्लाइड से देख लेना साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी पे ही एक क्वेश्चन बना देते हैं और 2-2 नंबर की टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। तो आप अगर पुराने सोल्व पेपर पढ़ोगे तब भी आपको टर्मिनोलॉजीज मिल जाएगी। ठीक है, बाकी पैराग्राफ राइटिंग पे फोकस करना, खूब सारा सीधा सीधा लिखना मत, थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम मतलब कि 3D चार्ट 2D चार्ट्स बनाना, ताकि मजा आए, दिखने में कॉपी अच्छी लगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। मैं आपको इनको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल, उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको सही जाता है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगती है चीजें और ये तरीका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।